हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बैरिया गांव से एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये कहानी है 24 वर्षीय अंशिका ठाकुर की, जो दिखने में बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव की लड़की थी। वह अपनी मां के साथ गांव में सादगी से जीवन बिता रही थी। अंशिका की शादी प्रवेश कुमार नामक युवक से तय हो चुकी थी और विवाह की तारीख रखी गई थी 24 सितंबर 2025। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन ठीक शादी से एक दिन पहले जब अंशिका की मां और मौसी सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि अंशिका कमरे में नहीं है। उसका दरवाजा खुला था, पंखा चालू था और कमरे में कुछ इस तरह का माहौल था जैसे वह अचानक किसी जल्दी में घर छोड़कर चली गई हो। पहले तो परिजनों ने सोचा कि शायद वह अपने मंगेतर के साथ ही भाग गई हो, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के एक दिन पहले ही उसे यह कदम उठाना पड़ा। जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई तो धीरे धीरे एक एक परत खुलने लगी और जो राज सामने आए उन्होंने सबको सन्न कर दिया। इस पूरी घटना की शुरुआत 2023 के आसपास हुई थी, जब अंशिका ठाकुर और प्रवेश कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने उसी साल चुपचाप एक कोर्ट मैरिज भी कर ली थी, लेकिन इस रिश्ते को उन्होंने कुछ समय तक गुप्त ही रखा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। 2024 में उनके बीच आपसी मतभेद और तकरार इतनी बढ़ गई कि बात तलाक तक पहुंच गई और आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय ले लिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद वक्त के साथ जख्म शायद भरने लगे और दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ कारण ऐसे बने जिनकी वजह से अंशिका और प्रवेश फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे। बीते हुए लम्हों की यादें और अधूरा रह गया प्यार शायद फिर से जाग उठा। नतीजतन दोनों ने यह फैसला किया कि एक बार फिर से रिश्ते को मौका दिया जाए और दोबारा कोर्ट मैरिज की योजना बनाई गई। सब कुछ एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन भविष्य ने कुछ और ही सोच रखा था। 2025 के शुरुआती महीनों में अंशिका ठाकुर और प्रवेश कुमार ने चुपचाप दूसरी बार कोर्ट मैरिज कर ली। ये फैसला उन्होंने बिना किसी को बताए लिया था। ना ही अंशिका के परिवार को इस बारे में जानकारी थी और ना ही प्रवेश के घर वालों को इसका अंदेशा था। अंशिका अपने परिवार में सिर्फ अपनी मां के साथ रहती थी, क्योंकि उसके पिता का कुछ महीनों पहले ही निधन हो चुका था। उसका एक भाई भी था, लेकिन वह भी 3 से 4 साल पहले इस दुनिया से जा चुका था। ताया का परिवार अलग रहता था और उनसे अधिक संपर्क नहीं था। दूसरी ओर प्रवेश के माता पिता का भी कई वर्ष पहले हो चुका था। वह अपने चाचा संजय के साथ रहता था, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखा। संजय ने ही उसे आर्मी में भर्ती करवाया था, जिससे प्रवेश की जिंदगी एक स्थिर दिशा में आगे बढ़ने लगी थी। दोनों की जिंदगियों में कई उतार चढ़ाव रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ चलने का फैसला किया। दोबारा कोर्ट मैरिज के कुछ समय बाद 2025 में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। अंशिका ठाकुर 4 महीने की गर्भवती थी। जैसे ही यह खबर सामने आई, अंशिका की मां और ताया को भी इसकी जानकारी मिली। हालात को समझते हुए परिवार ने यह फैसला किया कि क्योंकि अंशिका और प्रवेश ने फिर से कोर्ट मैरिज कर ही ली है, तो अब सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार उनकी पारंपरिक शादी भी करवा दी जाए। सब कुछ एक सही दिशा में बढ़ता दिख रहा था, लेकिन तभी एक गंभीर अड़चन सामने आई। प्रवेश के चाचा संजय, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था और आर्मी में भर्ती तक करवाया, इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि अगर प्रवेश ने अंशिका से विवाह किया तो वह न सिर्फ अंशिका बल्कि स्वयं प्रवेश को जान से मार देंगे। जब उनकी अंशिका की मां और ताया से बातचीत हुई, तब भी उनका रवैया बेहद आक्रामक था। उन्होंने साफ तौर पर धमकी दी कि यदि यह शादी होती है तो वह अंशिका और उसकी मां दोनों हत्या कर देंगे। इस तरह जहां एक और 2 परिवारों के बीच समझौते की कोशिशें हो रही थीं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी धमकी ने सब कुछ उलझा कर रख दिया। एक ओर जहां प्रवेश के चाचा संजय इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, वहीं दूसरी तरफ प्रवेश लगातार अंशिका और उसकी मां से संपर्क में बना हुआ था। वह बार बार यही यकीन दिलाता था कि वह सिर्फ अंशिका से ही शादी करेगा और किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। कई बार दोनों परिवारों के बीच बातचीत होती थी, जिनमें अंशिका की मां ने यहाँ तक कहा कि अगर प्रवेश को अंशिका के गर्भ में पल रहे बच्चे से कोई आपत्ति हो तो वे इसका कोई हल निकाल सकती हैं। मगर प्रवेश ने साफ शब्दों में कहा कि यह बच्चा उसी का है और उसे उससे कोई परेशानी नहीं है। उसने यह भी दोहराया कि उन्होंने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली है और अब वह इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहता है। जैसे जैसे स्थितियां गंभीर होती गईं, बीच का कोई समाधान ढूंढने की कोशिशें भी शुरू हुई।
इसी दौरान सुझाव आया कि शादी किसी मंदिर में सादे तरीके से करवा दी जाए, लेकिन अंशिका की मां इसके लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि उनकी बेटी भी बाकी लड़कियों की तरह पूरे रीति रिवाज के साथ अपने घर से ही विदा होनी चाहिए और इसमें कोई गलत बात नहीं थी। दोस्तों, जब सारी बातें काफी आगे बढ़ गईं तो अंत में एक सहमति बनी कि 24 सितंबर को अंशिका और प्रवेश की शादी करवा दी जाएगी। इसी के तहत प्रवेश लगातार अंशिका की मां से बातचीत करता रहा और उसने कहा कि वह 1 महीने के लिए आएगा और करवा चौथ तक यहीं रुकेगा, ताकि इस दौरान शादी की सारी रस्में पूरी हो सके। हालांकि प्रवेश के चाचा संजय इस पूरे मामले के लिए अब भी तैयार नहीं थे और वे शादी को लेकर नाखुश थे। फिर भी समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और 24 सितंबर का दिन करीब आ रहा था। इस बीच अंशिका और उसकी मां शादी की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई थी। शादी के लिए सभी जरूरी सामान, गहने और पोशाकें चुनी जा रही थी। कुछ वीडियो भी सामने आए जिनमें साफ दिख रहा था कि अंशिका की मां ने अपनी बेटी के लिए हर तरह के गहने बनवा लिए थे और उन्हें बड़ी सावधानी से पैक भी किया था। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था, जैसे कि हर बेटी की शादी की तरह इस मौके को भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाना था। अंशिका अपनी मां की शादी की तैयारियों में पूरी मदद कर रही थी, लेकिन शादी से ठीक 2 दिन पहले उसने अपनी मां को मनाया कि वह अब अकेले अपने कमरे में सोना चाहती है। उसकी मां ने यह बात समझदारी से स्वीकार कर ली, क्योंकि अंशिका अब 24 वर्ष की हो चुकी थी और शादी की रस्में भी होने वाली थी। इसीलिए उन्होंने उसे उसके खुद के बेडरूम में सोने की अनुमति दे दी। अंशिका की मां ने यह भी बताया कि अंशिका कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं जाती थी। यदि उसे कहीं जाना होता था तो वह हमेशा अपनी मां को अपने साथ लेकर जाती थी। ये साफ था कि अंशिका अपने परिवार से बहुत जुड़ी हुई थी और अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क थी। इस छोटी सी बात ने भी ये बताने में मदद की कि अंशिका का परिवार उसे कितना प्यार करता था और उसकी हर हरकत पर नजर रखता था, खासकर जब शादी जैसे बड़े मौके की तैयारी चल रही हो। इन्हीं तैयारियों के बीच 22 सितंबर का दिन भी आया, जब शादी से जुड़ा कुछ सामान पैक किया गया। उस दिन अंशिका की मौसी भी घर आई हुई थी और माहौल पूरी तरह शादी के रंग में रंगा हुआ था। देर शाम अंशिका की माँ और मौसी सोने चली गई। हालांकि मौसी कुछ देर तक बाहर टहलती रही, लेकिन जब रात गहराने लगी तो वे भी अपने कमरे में चली गईं। अंशिका अपने बेडरूम में ही सोई थी, जैसा कि उसने शादी से 2 दिन पहले तय किया था। अगली सुबह पूरे परिवार को जल्दी उठना था, क्योंकि उन्हें बाजार से काफी सामान लाना था। आखिरकार अगला दिन यानी 23 सितंबर ही अंशिका और प्रवेश की शादी का दिन था। परिवार ने अंदाजा लगाया था कि लगभग 200 से 300 मेहमान उनके घर शादी और भोजन में शामिल होने आएंगे। इसीलिए सुबह जैसे ही सब जागे, तैयारी शुरू करने के लिए वे अंशिका के कमरे में गए। लेकिन वहाँ का दृश्य चौंकाने वाला था। कमरे का दरवाजा खुला था, पंखा चल रहा था और अंशिका वहाँ नहीं थी। वह न तो कमरे में थी, न ही घर के आसपास कहीं दिखाई दी। एक दिन पहले तक जहाँ सब कुछ सामान्य लग रहा था, अब वहाँ सन्नाटा था और चिंता का माहौल। जैसा कि दोस्तों पहले भी बताया गया कि अंशिका कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं जाती थी। अगर उसे कहीं जाना होता था तो वह हमेशा अपनी माँ को साथ ले जाती थी। इसलिए जब 23 सितंबर की सुबह वह अपने कमरे से गायब मिली तो घर वालों को गहरी हैरानी और चिंता हुई। हालांकि मन में यह भी आशंका थी कि शायद वह प्रवेश के साथ कहीं चली गई हो। इसी उम्मीद में परिवार ने कुछ समय तक इंतजार करने का फैसला किया। घर में अंशिका के परिवार की तरफ से सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य थे उसके ताया, जो पूरी शादी की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्होंने विवाह की तारीख तय की थी और कई रिश्तेदारों को पहले ही आमंत्रित कर लिया था। मगर दूसरी ओर प्रवेश के परिवार, विशेष रूप से उसके चाचा संजय की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट सहमति या जवाब नहीं आया था। अंशिका के ताया को यह डर भी सता रहा था कि अगर आखिरी समय में शादी में कोई बाधा आई तो समाज में उनकी बेइज्जती हो जाएगी। इसी चिंता के चलते उन्होंने 22 जून की रात अंशिका को फोन करके उससे प्रवेश का नंबर मांगा था, ताकि वे सीधे बात करके स्थिति स्पष्ट कर सके और आगे की योजना तय कर सके। अंशिका ने कहा कि वह खुद प्रवेश से बात करवाएगी, लेकिन उस समय प्रवेश ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद अंशिका ने अपने ताया को बताया कि जैसे ही प्रवेश की कॉल आएगी वह उनकी बात करवा देगी। ताया ने सोचा कि अंशिका को बार बार परेशान करना ठीक नहीं, शायद रात काफी हो चुकी है और वह सो रही होगी। फिर उनकी ड्यूटी खत्म हुई और सुबह 7 बजे के आसपास जब उन्होंने अंशिका को फोन करने की कोशिश की तो उनकी बेटी ने बताया कि अंशिका तो घर पर है ही नहीं। इसके बाद कुछ देर इंतजार किया गया, लेकिन जब शाम तक अंशिका घर नहीं लौटी तो सभी बहुत परेशान हो गए। अंशिका के ताया, जो खुद पुलिस में है, अपने अधिकारियों के साथ इस मामले की जांच में जुट गए।
वे घर पर ही अंशिका का इंतजार कर रहे थे, तभी उनके एक अधिकारी का फोन आया। अधिकारी ने बताया कि शाम को उनके घर के पास जंगल में एक शव मिला है। इस शव पर पहले चाकू से वार किए गए थे और फिर उसे जलाने की कोशिश की गई थी। शव का निचला हिस्सा काफी हद तक जल चुका था, जबकि ऊपरी हिस्सा थोड़ा बचा हुआ था। इस खबर ने सभी को झकझोर दिया और जांच ने एक नया मोड़ ले लिया। दोस्तों, जब यह खबर परिवार को बताई गई तो वे तुरंत शव देखने पहुंचे। वहाँ का दृश्य अत्यंत भयावह था। शव को इतनी बुरी तरह जलाया गया था कि आसपास की सारी झाड़ियां भी जलकर राख हो चुकी थी। शरीर का आधा हिस्सा जला हुआ था, लेकिन चेहरा बिल्कुल सही सलामत था। इसी कारण ये पहचान लिया गया कि यह शव किसी और का नहीं बल्कि अंशिका का था। परिवार पूरी तरह टूट चुका था। अंशिका की माँ, जिनके लिए अंशिका ही एकमात्र सहारा थी, अब वह भी इस दुनिया में नहीं रही थी। अब सवाल यह था कि इस जघन्य अपराध को किसने अंजाम दिया। इसके बाद अंशिका की मां ने स्वयं पुलिस स्टेशन जाकर प्रवेश और उसके चाचा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आप सोच रहे होंगे कि प्रवेश, जो हर बात मान रहा था और सब कुछ सामान्य रखे हुए था, उसके खिलाफ शिकायत क्यों दर्ज की गई। इस सवाल ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया और जांच ने नया मोड़ ले लिया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको यह जानना जरूरी है कि पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की। जैसे ही अंशिका की हत्या की पुष्टि हुई, पुलिस ने बिना कोई देरी किए जम्मू की ओर रुख किया। असल में प्रवेश केवल 2 दिन के लिए हिमाचल आया था और अब यह शक गहराने लगा था कि यह सब पहले से ही प्लान किया गया था। को अंजाम देने के बाद वह वापस जम्मू चला गया था, जहां उसकी आर्मी पोस्टिंग थी। जोल पुलिस तुरंत जम्मू पहुंची और वहां से प्रवेश को गिरफ्तार कर हिमाचल वापस लेकर आई। पूछताछ के दौरान जब प्रवेश और उसके चाचा संजय से सवाल किए गए तो धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आने लगी। प्रवेश ने ज्यादा देर तक कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने ही रात को अंशिका को फोन कर बुलाया था, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। प्रवेश अपनी बाइक पर आया था और गांव के आसपास के कुछ लोगों ने भी देर रात झगड़े की आवाजें सुनी थी। ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि वह झगड़ा अंशिका और प्रवेश के बीच ही हो रहा था। पूछताछ में प्रवेश ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि अंशिका और उसका परिवार उस पर पारंपरिक रीति रिवाजों से शादी करने का दबाव बना रहे थे, जिसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं था। दूसरी ओर उसके चाचा संजय भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और प्रवेश दोनों ओर से मानसिक रूप से परेशान हो चुका था। इसी दबाव के चलते उसने अंशिका को रात में मिलने के लिए बुलाया ताकि बात की जा सके, लेकिन वहां जाकर उसने अंशिका पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उसने कहा कि अंशिका के गर्भ में जो बच्चा था वह उसका नहीं था। उसने अंशिका से कहा कि वह गर्भपात करवा ले, लेकिन जब अंशिका ने इनकार कर दिया तो बात बिगड़ गई और उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि वह अपने साथ आर्मी का वह चाकू भी लेकर आया था जो उसे ड्यूटी के दौरान मिला था। इससे यह संकेत मिला कि शायद वह पहले से ही इस वारदात को अंजाम देने की नीयत से आया था। आगे की जांच में यह बात भी सामने आई कि हत्या के पीछे उसके और उसके चाचा के बीच गहरी बातचीत हो चुकी थी और दोनों इस शादी को किसी भी हाल में नहीं चाहते थे, न ही अंशिका को और न ही उसके होने वाले बच्चे को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। जब अंशिका नहीं मानती तो सबसे पहले वे चाकू से उस कर देते हैं। इसके बाद जो बाइक प्रवेश लाया था उसी से पेट्रोल निकालकर अंशिका के घर से लगभग 500 मीटर दूर जंगल की झाड़ियों में ले जाकर उसे जला दिया जाता है। से पहले उसका गला भी रस्सी से घोंटा गया था। अंशिका का थोड़ा बहुत सामान, जिसमें उसका फोन भी शामिल था, प्रवेश उसी जंगल में दूसरी जगह फेंक देता है। जब पुलिस प्रवेश को इन चीजों को बरामद करने के लिए जंगल में ले जाती है तो वह उन्हें एक खास जगह पर ले जाता है। वहाँ पुलिस 2 से 3 दिन तक तलाशी करती है और आखिरकार उन्हें सफलता मिलती है। सारी चीजें, जिनमें वह चाकू भी शामिल है जो प्रवेश ने हत्या के लिए इस्तेमाल किया था, पुलिस को मिल जाती है। इस खोज ने मामले को और स्पष्ट कर दिया, जिससे अपराध के पीछे की सच्चाई सामने आने लगी। खैर, इस मामले में अब कई और खबरें भी सामने आ रही हैं, जिनमें प्रवेश की ओर से अंशिका पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसने दावा किया कि उसका एटीएम कार्ड और बैंक खाता अंशिका के साथ लिंक था और अंशिका ने उसमें से लगभग 8 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। हालांकि ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि अंशिका और प्रवेश की कोर्ट मैरिज पहले ही हो चुकी थी और ऐसे में अंशिका उसकी पत्नी थी। एक पत्नी होने के नाते उसका अपने पति के बैंक खाते और पैसों की जानकारी रखने का अधिकार भी बनता है, खासकर जब उसके गर्भ में उसी का बच्चा पल रहा हो। दूसरी तरफ
अंशिका की माँ का सिर्फ एक ही सवाल है, अगर प्रवेश शादी नहीं करना चाहता था तो साफ साफ मना कर देता। उन्होंने बस यही इच्छा जताई कि जब भी प्रवेश को लाया जाएगा तो उन्हें उससे जरूर मिलवाया जाए, ताकि वह उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ सके कि आखिर उसने यह सब क्यों किया। वहीं अंशिका के ताया का भी कहना था कि अगर प्रवेश शादी से पीछे हटता तो कोई बात नहीं थी, कई रिश्ते आ रहे थे, वे अंशिका की शादी कहीं और अच्छे घर में करवा देते। लेकिन दुख की बात ये है कि प्रवेश न तो अंशिका से शादी करना चाहता था और न ही बच्चे को स्वीकार करने को तैयार था, और फिर भी उसने यह सब साफ साफ किसी को नहीं बताया। अगर उसके मन में इतना बड़ा शक या झिझक थी तो वह अंशिका के परिवार से बात कर सकता था, साफ इनकार कर देता, कम से कम अंशिका की तो बच जाती। दोस्तों, प्यार और रिश्ते तब तक ही खूबसूरत होते हैं जब तक उनमें ईमानदारी और विश्वास हो। जब किसी रिश्ते की जड़ें एक बार हिल जाती हैं, तो चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए, उसे पहले जैसी मजबूती नहीं मिलती। अगर टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ता भी है तो उसमें वही गहराई, वही पवित्रता नहीं रह जाती, और अक्सर उसका अंत दुखद होता है। ये मामला भी कुछ ऐसा ही रहा, जहां दोबारा जुड़े रिश्ते में विश्वास की बजाय शक और स्वार्थ घर कर गया। मैं सच में यही उम्मीद करती हूँ कि अंशिका को जल्द से जल्द न्याय मिले। दोस्तों, रिश्ते तभी तक खूबसूरत हैं जब तक उन्हें सम्मान और सच्चाई से निभाया जाए। किसी की चुप्पी या झूठ कभी कभी किसी की जिंदगी तक ले लेती है। सोचिए, समझिए और रिश्तों को निभाइए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं,